हाय दोस्तों, जो भी प्रयोगशाला सहायक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है आप सबका। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपको टॉपिक वाइज जितने भी फिजिक्स के टॉपिक आपके प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मेरे इस प्रयास से किसी को थोड़ा सा फायदा मिल भी जाए। एक ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रयोगशाला सहायक में मुख्यतः फिजिक्स का क्या योगदान है, इसको थोड़ा सा समझ के मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूं। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन आपके बेसिक साइंस से रिलेटेड सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स के लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, केमिस्ट्री के भी 35 क्वेश्चन और बायो के लगभग 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कोशिश करूंगा कि ये 70 क्वेश्चन का कोर्स कंप्लीट कराने का प्रयास रहेगा। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहेगा। 10 टॉपिक फिजिक्स में है, 10 टॉपिक है। कोशिश करूंगा कि 10 घंटे में ही फिजिक्स खत्म हो जाए, यानी एक टॉपिक 1 घंटे के अंदर, और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपके सिलेबस में आए। और लगभग 10 टॉपिक ही आपके केमिस्ट्री के हैं और प्रयास रहेगा कि 10 ही लेक्चर इसके बनाऊं मैं, यानी 20 लेक्चर में आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट करने का मेरा एक प्रयास रहेगा। और आप सबका सहयोग रहेगा तो हम कामयाब जरूर होंगे। इसी प्रयास के साथ आज मैं पहला टॉपिक की शुरुआत करता हूं। और जो फर्स्ट टॉपिक, ऐसा टॉपिक लेके चलता हूं कि पिछले एग्जाम देखोगे तो 2 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, और ये टॉपिक आपका ऐसे का ऐसा केमिस्ट्री को भी कवर कर लेगा। हम इसकी फिजिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक है हमारा परमाणु। पहला जो टॉपिक लेके चला मैं, परमाणु। बहुत ज्यादा हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम इजीली कैसे हैंडल करें। मैं इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके आप डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करें। क्लिक करते ही जो मैं पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। और आप कोशिश करें कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, नोट करते जाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है तैयारी का। मेरा एक सिर्फ प्रयास है, मेहनत आपकी काम आएगी ज्यादा। मैं आपको एक थोड़ा सा गाइड करने की एक कोशिश है। हो सकता हम इसमें कामयाब हो जाएं, आप और हम मिलके कुछ हो सकता है अच्छा कर बैठे। तो देखिए, परमाणु के बारे में क्वेश्चन सामान्यतः क्या पूछा जाता है, इसमें बोहर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और एक स्पेक्ट्रल सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आया है। हम उसके इर्द गिर्द की साइंस जानने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 4 नंबर का ये चैप्टर बनेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे। हम इस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे 4 के 4 क्वेश्चन सही हो जाएं। देखिए, परमाणु क्या है, पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। परमाणु के बारे में क्या था कि बहुत प्राचीन समय से ही ये माना गया था कि परमाणु एक उदासीन कण है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, उदासीन कण है। उदासीन का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो परिणामी आवेश है, परिणामी आवेश शून्य है। परिणामी का मतलब कुल आवेश है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। शून्य तब होंगे कि परमाणु में धन और ऋण आवेश की मात्रा समान हो। दूसरी चीज ये मानी गई कि ये सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म होता है कि इससे और छोटा नहीं हो, अविभाज्य, यानी जिसके और टुकड़े ना हो सके, अविभाज्य कण है। ये परमाणु के बारे में माना गया था। अब इस परमाणु की संरचना जानने के लिए
परमाणु संरचना को जानने के लिए, संरचना के अध्ययन के लिए प्रथम प्रयास 1803 में डाल्टन ने किया था। किसने किया? डाल्टन ने एक वैज्ञानिक मॉडल प्रतिस्थापित करने की कोशिश की। बाद में जो सही व्यवस्थित ढंग से जो मॉडल आए, परमाणु मॉडल बोलते हैं जिनको, परमाणु मॉडल, वो मुख्य रूप से 3 आए हैं। पहला था थॉमसन मॉडल, नाम याद होने चाहिए आपको, थॉमसन मॉडल। दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। और तीसरा था बोहर मॉडल, जो मुख्य है हमारे सिलेबस का, बोहर मॉडल। ये 3 मॉडल थे, इनकी हल्की हल्की हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इन्होंने किस चीज को समझाया, किस चीज को व्यवस्थित कर पाई और कौन सी इसमें कमी रही। तो चलो देखिए, हम पहले थॉमसन मॉडल से ही शुरुआत करते हैं। थॉमसन मॉडल क्या था? बिल्कुल इजी सी भाषा में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारा फोकस है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। थॉमसन मॉडल क्या था? पहली चीज है, लगभग 1838 में इसने इसको समझाया और इसने ये कहा कि जो परमाणु है इसके संपूर्ण आयतन में, ध्यान रखना शब्द का, संपूर्ण आयतन में धन आवेश समान रूप से फैला है, समान रूप से वितरित है। ये इसने बात कर दी कि कोई भी परमाणु है, मान लीजिए ये परमाणु है, इसमें धन आवेश है वो सब जगह फैला हुआ है एक समान रूप से। दूसरी इसने जो बात की 1838 में, जब इसने बताया इसको गोला मान के चलाइए, और गोला भी कैसा माना? जिसकी त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट है, 10 की 10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला माना परमाणु को। थॉमसन ने सबसे पहले माना ये। और इसने बात की कि जो अब उदासीन प्रकृति का है और धन आवेश संपूर्ण भाग में फैला हुआ, तो जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश, वो इसमें प्लम पुडिंग की तरह है। ऋण आवेश इस प्रकार फैले हैं जैसे तरबूज में बीज, तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं। इसने क्या कहा कि ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या है वो 10 की -10 मीटर है, और इस पूरे गोले में धन आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन शब्द इसने नहीं कहा, ऋण आवेश है, वो इसमें इस प्रकार फैले हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। इसलिए इस मॉडल का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग मॉडल इसी का नाम है। तो ये बात ध्यान रखना है। इस मॉडल ने इतनी बात कर दी, यानी इस मॉडल ने ये 3 बातें क्या क्या मुख्य रूप से बता दी। पहली बात इसने ये बता दी कि जो हमारा परमाणु है ये गोलाकार है जिसका आकार 10 की -10 है। दूसरी इसने ये बात कह दी कि इसमें धन आवेश वो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। और तीसरी ये बात कह दी कि उदासीनता होने के कारण, यानी ये परमाणु उदासीन है इसलिए इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार फैले हुए हैं जैसे तरबूज में बीज, और इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल रख दिया। कमी क्या रही इसकी? कमी में 2 कमियां हैं इसकी। पहली चीज है परमाणु का स्थायित्व को लेके, परमाणु के स्थायित्व को, पहली बात ये ध्यान रखना, परमाणु का स्थायित्व नहीं समझाया। दूसरी इसने जो इसकी मुख्य कमी रही वो स्पेक्ट्रम को लेके। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें रेखाएं मिलती हैं। ये इस स्पेक्ट्रम के बारे में बिल्कुल साइलेंट रहा, स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। और तीसरी जो इसकी कमी रही वो अल्फा प्रकीर्णन जो प्रयोग है रदरफोर्ड का, अल्फा प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर पाया। तो इतने में थॉमसन मॉडल आपका खत्म हो जाएगा। ये स्थायित्व के बारे में कोई जिक्र नहीं कर पाया, ये स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा, और अल्फा प्रकीर्णन
जब भी रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, अल्फा कणों की बौछार की, तो उसमें जो प्रकीर्णन पैदा हुआ उसको के बारे में ये समझाने में असफल रहा। इतनी सी बात में आपका थॉमसन मॉडल खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड मॉडल चलता है वो है हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बात कर दी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया उसने। हम उसका मेन बिंदु जानेंगे। उसको अल्फा प्रकीर्णन भी बोलते हैं। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ये परमाणु का मॉडल है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। इसमें मुख्य रूप से जो बात ध्यान रखनी है, इसने क्या किया कि एक कांच की गुहिका ली, एक कैविटी लेते हैं कांच की, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव रखा जिसका नाम था बिस्मिथ। याद रखना बिस्मिथ था। इससे अल्फा कण निकले। यहाँ एक स्लिट रख दी कांच की, ये कांच की स्लिट रखी। ये इसलिए रखी कि बहुत सारे कण हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में निकलते हैं। इसमें एक पतला सा छिद्र रखा कि जो कण इस छिद्र से निकलेंगे वो सीधे निकल जाएंगे। यहाँ इसने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली। ये शब्द भी ध्यान रखना है, सोने की पन्नी। सोने की पन्नी। पन्नी भी कैसे ली, जिसका साइज लगभग 10 की 8 या 7, कई किताबें 6 भी लिख देती, 6 mm की हो, इतनी पतली सी थी। इसके ऊपर ये बौछार हुई। इससे जो अल्फा कण थे वो अलग अलग दिशाओं में फैले। इनको जांच करने के लिए एक स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये अल्फा प्रकीर्णित कण है। इसको अल्फा बीम बोलते हैं, अल्फा पुंज बोलते हैं। इतनी सी आपको वहां पूछेगा नहीं ये चित्र बनाना, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसने क्या किया कि अल्फा प्रकीर्णन या रदरफोर्ड का प्रयोग सिंपल सा प्रयोग था कि इसने अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पे की। उससे इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न जो अल्फा कण थे वो भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हुए। उसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। इसके क्या क्या इसके प्रेक्षण थे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेक्षण क्या हुए इसके, और प्रेक्षण से निष्कर्ष क्या निकले। ये रदरफोर्ड का आप इतना सा याद कर लें तो रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट है। प्रेक्षण में क्या देखा इसने कि लगभग सभी, लगभग इसलिए कहता हूं कि मैक्सिमम यानी ज्यादातर शब्द लिख लो। पहला परीक्षण था कि ज्यादातर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए, बिना प्रकीर्णन के सीधे निकल गए, सीधे निकले। इसका क्या फायदा हुआ कि जैसे ही अल्फा कण इस पे डाले सीधे निकल गए बिना विचलित हुए। इसका मतलब है कि परमाणु का ज्यादातर भाग खाली है, अर्थात इसका निष्कर्ष इसने निकाल लिया, अर्थात ज्यादातर भाग परमाणु का खाली है, परमाणु का खाली है, यानी परमाणु अंदर से खाली है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट हुआ थॉमसन मॉडल ने ये कहा था कि सब जगह फैला हुआ है, इसने ये बात गलत कर दी। दूसरी इसका परीक्षण में क्या पाया, 0.014%। देख लो बहुत कम है, यानी 1000 में से 14 कण हैं। इतने प्रतिशत अल्फा कण 90 डिग्री या अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए, अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए। 90 डिग्री या इससे ज्यादा कोण पे कितने, 0.014% हुए। और तीसरा इसने परीक्षण किया कि 8000 में से एक कण वापिस आया, वापिस लौट कर आया। ये 3 इसने बातें की। इन तीनों से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, हमें ये देखना है, इन तीनों में ये चीज देखनी है कि ज्यादातर कण सीधे निकल गए बिना विचलित हुए। बहुत कम प्रतिशत में थे वो 90 या इससे ज्यादा कोण पे विक्षेपित हुए, प्रकीर्णित हुए। और 8000 में से एक कण ऐसा है, प्रोबेबिलिटी है, ये एक प्रायिकता है कि एक कण वापिस भी आया होगा। इतना होने पर इसके निष्कर्ष क्या निकले वो इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखता है कि इसके निष्कर्ष क्या थे इस प्रयोग के। अगर आपको इसके निष्कर्ष का ध्यान है तो इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल आपका कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष पे ध्यान रखना है, जहां
इस प्रयोग के फायदे क्या निकले? पहली चीज है नाभिक की खोज की। नाभिक की खोज, यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नाभिक की खोज का मतलब नाभिक क्या चीज है ये समझ लो। नाभिक किसको कहते हैं? यानी परमाणु में संपूर्ण धनावेश व अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित है, इसे नाभिक कहते हैं। यानी ये परमाणु है आपका। थॉमसन मॉडल ने तो क्या कही कि सब जगह फैला हुआ है। इसने कहा नहीं, सब जगह फैला होता तो अल्फा कण का प्रकीर्णन नहीं होता। इसने कहा कि ये जो परमाणु है इसका आकार तो 10⁻10 मीटर है, ये परमाणु का आकार है। तो इस रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग है जिसको नाभिक बोलते हैं और इसका आकार 10⁻15 मीटर होता है। ये जो छोटा सा भाग है अंदर, इसमें सारे का सारा तो धन आवेश है, प्लस अधिकतम परमाणु का द्रव्यमान भी इसी पॉइंट पे केंद्रित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये निष्कर्ष की। दूसरी बात इसने क्या कही कि उदासीन तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें होने चाहिए। तो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश होते हैं नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ये भी इसी ने बात की थी। और इसने ये कह दिया कि प्रत्येक परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन आवश्यक संघटक है, आवश्यक कण है। ये इतनी सी बात याद कर लो, रदरफोर्ड इतने में कंप्लीट हो जाएगा। सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बौछार करके उसके प्रकीर्णन का अध्ययन करने पर नाभिक की खोज की। नाभिक वो भाग है जिसमें सारा तो धन आवेश और अधिकांश इसका द्रव्यमान केंद्रित होता है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते। नाभिक का आकार पूछ ले तो 10⁻15 मीटर होता है और परमाणु का आकार पूछ ले 10⁻5 होता है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार का 10⁵ गुना अधिक होता है। ये हमारा कौन हो गया? रदरफोर्ड। इसकी कमी क्या रही? इसकी कमी बहुत अच्छी कमियां थी, क्योंकि इस समय तक जब तक ये रदरफोर्ड चल रहा था, इसकी कमियां देख लो क्या है। रदरफोर्ड का प्रयोग जिस समय आया उस समय विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत चलता था। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था और ये सिद्धांत क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इस तरंग को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तरंग सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो यानी त्वरित हो, अर्थात कोई आवेशित कण अगर त्वरण गति में हो तो वो ऊर्जा को छोड़ देगा। सामान्य भाषा में ऐसे समझ लो। अब इसने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। ये कौन सा घूमते हैं? तो इसका मतलब होगा कि ये घूर्णन गति है, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिसको हम वृत्तीय गति बोलते हैं। और वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश है और आवेश क्या कर रहे हैं? त्वरण। और त्वरण करेंगे तो ऊर्जा को छोड़ देंगे और ऊर्जा की हानि होगी तो इसका मतलब इनका रास्ता है, जो पथ है, वो छोटा हो जाएगा। और पथ छोटा होगा फिर ऊर्जा छोड़ेंगे और छोटा होगा। तो इसने ये कहा इस सिद्धांत के हिसाब से कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता 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 नाभिक में गिर जाएगा। अगर ये नाभिक में गिर गया तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इसलिए इसकी जो पहली कमी थी वो परमाणु स्थायित्व की थी। परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया, स्थायित्व को नहीं समझा पाया। पहली कमी है, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। दूसरी, इसने ये बात कही जब ये ऐसे घूमता है
और ये ऊर्जा छोड़ेगा, ऊर्जा विकिरण के रूप में छोड़ेगा, और जब विकिरण के रूप में छोड़ेगा वो तो लगातार निकल रही है। यानी इसने कहा कि जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम सतत होगा, सतत होगा, परंतु हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। ये भी नहीं समझा पाया, रेखीय होता है। रेखीय का मतलब है लगातार नहीं होता, लाइन के रूप में है। ये इसकी दो मुख्य कमी थी। एक तो ये स्थायित्व को नहीं बता पाया, इसके अनुसार तो क्या था कि ये घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये इस बात को नहीं समझा पाया। क्यों नहीं समझा पाया? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की पालना करता है। इसको चीर सम्मत भौतिकी भी बोलते हैं। और दूसरी, ये स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। हाइड्रोजन का प्रायोगिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो रेखीय है, लेकिन इसके अनुसार ऊर्जा जब लगातार छोड़ी जाती है तो आवृत्ति भी तरंगों की लगातार रहेगी, सतत रहेगी। तो इसके हिसाब से सतत होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इतनी सी बात याद कर लो, रदरफोर्ड कंप्लीट। रदरफोर्ड में क्या याद करने की? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार कितना था? 10⁻15। परमाणु का आकार 10⁻10। इसकी कमी क्या थी? स्थायित्व नहीं बता पाया और स्पेक्ट्रम। और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? रेखीय। और रदरफोर्ड ने कैसा बताया? सतत। इतनी सी बात में खत्म। इसके बाद क्या हुआ? इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए बोहर मॉडल आया। हम बोहर मॉडल के बारे में बहुत विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, हम इतना पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल। पहला इसने क्या किया? इसने दो चीजों को मिक्स कर दिया। किस किस को? एक तो चीर सम्मत भौतिकी। चीर सम्मत भौतिकी का मतलब है जो रदरफोर्ड जिसका प्रयोग करता था। दूसरा इसने क्या किया? दूसरा इसने प्लांक क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया, क्योंकि उस समय क्वांटम थ्योरी शुरुआत हुई थी, और उसको भी मिश्रण कर लिया। तो दोनों का संयुक्त रूप इसने लिया। पहली इसने क्या बात कही? पहली इसने स्थायी कक्षकों की बात की। कक्षकों, जो तीन इसकी अभिगृहित है, नोट्स में लिखी हुई है, वहां से आप प्रॉपर याद कर सकते हो। यहां आपके पेपर में लिखनी नहीं आएंगी, इसलिए मैं बोल के समझा दूंगा क्या बात थी। तो इसने तीन अभिगृहित मानी थी, तीन कल्पनाएं की। पहली कल्पना की स्थायी कक्षकों की। स्थायी कक्षक का मतलब हुआ, इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनमें वो ऊर्जा का त्याग नहीं करे, यानी उन निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में ही घूमते हैं जिसमें उनकी ऊर्जा की हानि नहीं होती। उन कक्षकों को स्थायी कक्षक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कह दिया था घूमता घूमता छोटा रास्ता हो जाएगा, और इसने उस बात को काउंटर करने के लिए स्थायी कक्षकों की कल्पना की। दूसरी इसने ये बात कही कि स्थायी कक्षक होंगे कौन से? इसने कहा कि किसी भी, ये मान लीजिए नाभिक है हमारा अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में घूमता है Rn त्रिज्या वाले में, किसी वेग से घूमेगा। जब ये घूमता है तो इस कक्षक को स्थायी कक्षक तब माना जाएगा जब इसमें घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान, कौन से संवेग का? कोणीय संवेग का मान n गुणा h बटे 2π होता हो। और कोणीय संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या। nवीं कक्षा है तो n ले लिया हमने, nh बटे 2π। अगर इस की पालना करता है तो वो स्थायी कक्षक है, नहीं तो नहीं। ये हो गया द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ये है nवीं कक्षा में वेग इलेक्ट्रॉन का, ये उस कक्षा की त्रिज्या है, n संख्या है यहाँ जिसका मान 1 2 3 4 5 अनंत तक रहेगा। h प्लांक नियतांक है। h यहाँ पे क्या है? h है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। तो ये इसने दूसरी बात की। और तीसरी बात इसने ये बात कही कि ऊर्जा का अवशोषण करके, अवशोषण या उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां। संक्रमण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाएंगे तो
उसकी स्थिति क्या रहेगी, या तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, अगर ऊर्जा ले लेंगे तो निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में चले जाएंगे, अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएंगे तो ऊर्जा की हानि करेंगे, और ऊर्जा की जो अवशोषण और ये है, ये विकिरण के रूप में होगा। किसके रूप में? विकिरण का मतलब फोटोन के रूप में होगा। तो इसने बात कही कि E2 माइनस E1 बराबर है h न्यू होता है। ये है एक उच्च कक्षक की ऊर्जा, ये निम्न कक्षक की ऊर्जा, h प्लांक नियतांक, और इसको बोलते हैं आवृत्ति। विकिरण होते हैं, उनकी आवृत्तियां होती हैं। ये तीन परिकल्पनाएं बोहर ने की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के आधार पे, बोहर की कल्पनाओं के आधार पे हम बात करेंगे कि इसने किस प्रकार से त्रिज्या का मान निकाला, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखते हैं। बोहर की अभिगृत जब हमने तीन कल्पनाएं पढ़ी बोहर की, बोहर ने क्या किया था? बोहर ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके तीन कल्पनाएं प्रस्तुत की जो हमने अभी देखी। फिर इसने क्या किया? बोहर ने किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या को ज्ञात किया, यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या जिस पे क्वेश्चन बनता है। आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन इस पे मैच कर सकता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताऊंगा। अब इसने क्या कहा कि ये नाभिक है और ये कक्षक है जिसकी त्रिज्या Rn है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस Rn का फॉर्मूला जो है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z ई स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, पाई m z ई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है nवीं त्रिज्या के लिए। अब ऐसे फॉर्मूला याद करोगे आपको याद होगा नहीं, कितने फॉर्मूले रटेंगे। इसका मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं आप लोगों को कि आपको पहले ये पता हो ये क्या क्या चीजें। ये है nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है वो nवीं कक्षा है। आपको ये ध्यान रखना कि Rn जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो n का वर्ग और एक z, बाकी अंदर ले लो एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर अपॉन पाई m e का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन बन गया। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट होता है, आप नोट्स बनाए तो लिख सकते हैं 8.85 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है। h प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 10⁻⁻34 होती है इसकी यूनिट। पाई आप जानते हैं, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज बोलते हैं -19 है, और m 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है, किलोग्राम। ये सारी वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान हो तो ठीक है। ये जब सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो Rn मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है? n स्क्वायर अपॉन z, और इस वैल्यू को आप कोई कांस्टेंट नाम दे दो, a नाम दे दो या a0 कह दो। ये जो a0 है ना, ये क्या है? a0 का मतलब हुआ एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं बोहर त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? बोहर त्रिज्या। और इसका मान मैं आपको बता देता हूं, ये आप याद कर लेना, 529 एंगस्ट्रॉम। कई जगह 0.53 एंगस्ट्रॉम भी लिखा होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, इस एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, याद रखेंगे। इस वैल्यू को यहां रख दो तो Rn का मान आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर अपॉन z। इतना तो आप याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को ही याद कर लो, काम बन जाएगा। n कक्षक, कौन सा कक्षक है? अब देखिए यहां आ जाओ, हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन के लिए।
हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? 1। परमाणु क्रमांक को 1 रख दिया जाए तो Nवीं कक्षा की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू N का वर्ग बन जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि पहली कक्षा में देखो, प्रथम कक्षा का मतलब N का मान 1, तो R1 का मान हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन पूछ ले कि बोहर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। द्वितीय कक्षा आ जाए तो द्वितीय में N का मान 2 रख दो, तो R2 की वैल्यू 4 गुना हो जाएगी R1 का। तीसरी कक्षा में जाओगे तो 3 गुना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिज्याओं का अनुपात है R1 अनुपात R2 अनुपात R3 डैश 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 RN, 1:2 का वर्ग 3 का वर्ग डैश डैश N का वर्ग होता है। ये इतना सा बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल बता देता हूं कि आपको न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है, उस न्यूमेरिकल से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बताता हूं इसके ऊपर में कि भाई आपको हाइड्रोजन के अलावा भी पूछ ले क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो देखिए, क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कह दे क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परमाणु के 5वीं व तीसरी कक्षक की त्रिज्या का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपके कि 5वीं और तीसरी कक्षक की त्रिज्या है, उसका अनुपात बताइए। 4 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। तो क्या पूछा इसने? R5 और R3 का अनुपात पूछा है। स्वाभाविक सी बात है, यही क्वेश्चन बनेगा कि 5वीं और तीसरी का 5 दिया हुआ है तो 5 का वर्ग कर दो 25, और 3 दे रखा, 3 का वर्ग कर दो 9। तो कितना अनुपात हो गया? 25:9। आंसर सीधा सा है। यानी जोन सी कक्षा दे रखी है उस कक्षा का वर्ग कर दो। 5वीं कक्षा कहता 5 का वर्ग लिख दो, 3 कक्षा कहता तो 3 का वर्ग कर दो। इसका दूसरा क्वेश्चन ये दे सकता है कि एक क्वेश्चन और देख लो, एक अलग क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। ये कह दे कि लिथियम प्लस प्लस परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो, कि त्रिज्या का मान क्या होगा। अब इसने परमाणु बदल दिया, तो आपको सूत्र याद है कि Rn का सूत्र था n का स्क्वायर अपॉन z इंटू A0 बोहर त्रिज्या। बोहर त्रिज्या का मान है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये तो इसका मान हो गया। n कौन सी कक्षा कह रहा है? प्रथम 1 का वर्ग बटे वे z। लिथियम कौन सा है? पीरियोडिक टेबल सबको याद है, पहला हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, तीसरे नंबर पे आता, तो z का मान 3 हो जाएगा। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम को 3 से भाग दे दो, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम टॉपिक की चर्चा करते हैं वो है कि nवीं कक्षा में जो त्रिज्या है वो तो हमने निकाल ली। nवीं कक्षा में वेग कितना होगा? nवीं कक्षा में वेग, सीधा सा सूत्र याद रखना है। nवीं कक्षा में जो वेग का सूत्र होता है वो आप याद रखो कि Vn का मान है, वेग का मान है E²/2 एप्सिलॉन NH होता है। एप्सिलॉन NH ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर और भी अच्छे से इसका फॉर्मूला आपको देखना हो तो इसको Z की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ऊपर जो आपका फॉर्मूला आएगा वो Z² होता है, ऐसे।
अगर आप इसको देखें, वी एन का मान है जेड बटे एन इंटू ई स्केयर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच बन जाएगा। वी एन का मान देखो तो जेड अपॉन एन, और ये कांस्टेंट हो गया, यानी आप यहां से ये नोट कर सकते हैं कि वेग का मान जेड के समानुपाती होगा। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। और वेग का मान एन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एन के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कक्षक की संख्या बढ़ने पर वेग में कमी हो जाएगी। एक यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना है, कई बार पूछते हैं कि वेग है प्रथम कक्षा में, एन का मान कितना हो गया? 1। अगर एन का मान 1 रख दें, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान भी, हाइड्रोजन के लिए बात करता हूं मैं, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए 1v1 बराबर है c बटा 137 होता है। ये बात ध्यान रख लेना। c यहां प्रकाश का वेग है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रकाश का वेग, यानी हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 1/137वां भाग होता है। ये ध्यान रखना है आपको, वेग का क्वेश्चन यहां आ जाएगा। उसके बाद अब यहां से पता लगता है, अगर हाइड्रोजन से हीलियम पे जाओगे, लिथियम पे जाओगे, जेड का मान बढ़ेगा तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा। और एन का मान बढ़ाओगे, यानी कक्षा का मान बढ़ाओगे, जैसे पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा वेग कम होता चला जाएगा। इतनी सी बात आप वेग के लिए याद रखें। इसके बाद ऊर्जा का जो सूत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है आपसे आवृत्ति के बारे में भी पूछा जाए, तो अगर आवृत्ति के बारे में भी पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आवृत्ति के लिए आपको याद रखना है, आवृत्ति के लिए छोटी सी बात बताऊंगा। आवृत्ति, nवीं कक्षा में आवृत्ति क्या होती है? Fn। ये एक तो n की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कक्षा का मान बढ़ने पर इसमें n की क्यूब में होती है। और आवृत्ति जो होती है वो जेड स्केयर पे निर्भर करती है। ध्यान रख लेना, ये बात बहुत जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पर उस कक्षक की संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है। n की घात 3 है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। और z का क्या प्रभाव पड़ता है? z के स्केयर के बराबर है। और आवृत्ति के बाद अगर आवर्तकाल पूछ ले, एक चीज और कंफ्यूज कर सकता है, वो आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? 1/आवृत्ति। तो Tn आवर्त है वो n की 3 के समानुपाती और z स्केयर के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। ये बात भी आप ध्यान रखें, n के ऊपर इस प्रकार निर्भर करेगा। क्लियर हो जाएगी? इतने में ही काम चल जाएगा। n का मान बढ़ाओगे, आवृत्ति का मान कम हो जाएगा, लेकिन इसकी घात 3 के अनुसार। जो अब महत्वपूर्ण बात चलेगी वो चलेगी ऊर्जा की। nवीं कक्षा में ऊर्जा, ये मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूं। ऊर्जा दो तरह की है। इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में घूर्णन गति करता है, घूम रहा है, किसी वेग से घूमता है तो गतिज ऊर्जा है। उसकी दूरी है, यानी नाभिक के साथ आकर्षण बल है, और आकर्षण बल होने के कारण स्थितिज ऊर्जा भी है। तो 3 ऊर्जा आप ध्यान रखना। एक तो ऊर्जा रखना गतिज ऊर्जा, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गतिज ऊर्जा मैं जैसे समझा रहा हूं इसको ऐसे ही समझ लेना, गतिज ऊर्जा के से नाम दे दिया। स्थितिज ऊर्जा को ऐसे का ऐसा नाम रखना, स्थितिज ऊर्जा, यू से लिख देना। और कुल ऊर्जा ई से नाम रखना। nवीं कक्षा में है इसलिए इनके पैरों में n लिख दिया हमने। इनके सूत्र देख लेना क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके जो सूत्र आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, और वो सूत्र बिल्कुल आसान है। वो सूत्र क्या है कि जो कुल ऊर्जा, याद करो, ये होती है m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। सीधा सा आपको तरीका याद आ गया होगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा m z स्क्वायर e⁴ 8
एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कुल ऊर्जा का एक सूत्र याद हो गया। यही सूत्र गतिज ऊर्जा के लिए, सिर्फ माइनस नहीं आएगा, तो यहां भी लिख दो m जेड स्क्वायर e की पावर 4/8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। देखो गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होती है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। और ये वाली ऊर्जा क्या होगी? ये माइनस में आएगी m जेड स्क्वायर e की 4/, ये इन दोनों में 8 आता तो इसमें 4 आता है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। अब बच्चों को ये रहता कि ये इतने फॉर्मूले रटे कैसे? रटने नहीं है। इन सब में देखिए कॉमन क्या है, इन सब में एक चीज कॉमन आती है। क्या चीज आती है? मैं कुल ऊर्जा को लेके आपको समझा देता हूं, फिर आप सारी चीज समझ जाएंगे। ई एन का मान अगर देखें माइनस का, एक तो आ गया जेड का वर्ग और नीचे है एन का वर्ग, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है। एम द्रव्यमान, ई आवेश इलेक्ट्रॉन का, एच प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन नॉट ये नियतांक और 8 नियतांक, और इन सब को जब सोल्व करते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है। तो कौन परिवर्तनशील है? जेड और एन। यानी कुल ऊर्जा जो है हमारी वो जेड के भी स्क्वायर में होती है और ई एन है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती होती है वर्ग में। ये दो बात ध्यान रखनी है आपको। अब इससे क्या फायदा मिला? इससे फायदा ये है कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम पढ़ें, हाइड्रोजन के लिए ई एन का मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन का स्क्वायर, क्योंकि जेड का मान 1 होता है। अब एन का मान 1 रखो, एन का मान 2 रखो, एन का मान पहली कक्षा हो तो 1 रखो, दूसरी कक्षा हो 2 रखो, तीसरी कक्षा हो तो 3, इस सूत्र में मान रखते चले जाओ। अब इन तीनों को जोड़ के मैं एक बात बता देता हूं, कुल ऊर्जा का मान माइनस गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी दोनों का मान बराबर है लेकिन चिन्ह उल्टे होते हैं। और जो स्थितिज ऊर्जा है ये कुल ऊर्जा की दोगुनी होती है। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपके न्यूमेरिकल को सोल्व कर देंगी। ये ऊर्जा से संबंधित आपकी बातें थी। अब ऊर्जा से संबंधित जैसे ही बातें आई आपकी, तो इसके हम क्वेश्चन को भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ में भी लिखे हुए हैं ये चीजें सब। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, वो हम क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाए न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रॉन की, या ऐसे कह दे कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक की ऊर्जा की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में। 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, मैं यहां ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए क्या दिया हुआ है, कुल ऊर्जा दे रखी है, कुल ऊर्जा ई एन का मान दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जिस बच्चे को इस चीज का पता है कि आपस में ये ऊर्जाएं किस रूप में संबंधित हैं, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर नहीं तो फिर हम अगर बड़े सूत्र से देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी भी कक्षक में कुल ऊर्जा का मान दे रखा हो और निकालनी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। और हमें पता है UN का मान किसी भी कक्षक में स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी होती है E ऊर्जा का। तो इसका 2 गुना कर दो, 2 गुना में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 दूनी 26 और 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में आ जाएगा। ये आंसर 1 मिनट लगेगी। यही कह देता, ये स्थितिज की जगह गतिज ऊर्जा कह देता, ये निकालना पूछ लेता कि गतिज ऊर्जा बताइए, तो ये माइनस में थी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसके बराबर होती है लेकिन प्लस में होती है, तो प्लस का 13.6 आंसर आ जाता। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए तो हम आसानी से सोल्व कर देंगे।
अब ऐसा ये क्वेश्चन और बता देता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ये तो मैंने हाइड्रोजन के लिए बताया आपको, ये कह दे कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है हीलियम प्लस, क्या कौन सा एलिमेंट दे दिया, हीलियम प्लस की प्रथम उत्तेजित अवस्था, यह शब्द बहुत मिलता है, उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा निकालिए, की ऊर्जा होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हाइड्रोजन दे रखा आपको, इस हाइड्रोजन की उत्तेजित अवस्था की जो प्रथम उत्तेजित अवस्था है, उसके लिए हमें किस चीज को कैलकुलेट करके दिखाना है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी प्रथम उत्तेजित अवस्था में। यह बड़ा अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता है En का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, और सूत्र था Z स्क्वायर बटे N स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि यहां हाइड्रोजन नहीं दे रखा। अगर हाइड्रोजन दे रखा होता तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को Z बराबर 1 मान लेते, लेकिन यह हाइड्रोजन नहीं है। कौन दे रखा है, हीलियम। हीलियम के लिए Z का मान 2 होता है। ये तो बात हमें क्लियर होगी। लेकिन क्वेश्चन एक बार और देखना, गलती करते हैं हम, प्रथम शब्द देख के हम 1 मान लेते हैं, लेकिन 1 नहीं, इसने उत्तेजित बोला है। ध्यान रखना, ये प्रथम अवस्था होती है, प्रथम कक्षक। मैं यहां समझा देता हूं, N का मान 1 होता है। इसी का नाम मूल अवस्था भी होता, मूल कक्षक या मूल अवस्था बोलते हैं। दोनों का मान 1 ही होता है। ये जो है इसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजित, N का मान 2, या द्वितीय कक्षक। शब्द पे ध्यान देना क्योंकि शब्द के ऊपर खेल है। इसको द्वितीय कक्षक बोलते हैं, लेकिन उत्तेजित अवस्था का मतलब हो गया, ये ग्राउंड स्टेट है, नीचे की पहली अवस्था ये। इससे ऊपर जाओगे तो ये पहली बन जाएगी, पहली उत्तेजित बनेगी। अगर और ऊपर जाओगे तो ये दूसरी उत्तेजित है। तो यहां शब्द है प्रथम उत्तेजित अवस्था। पेपर में यही कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि यहां प्रथम लिख देंगे और बच्चे n = 1 कर देंगे, लेकिन यह शब्द ध्यान देना है, ये उत्तेजित लिखा हुआ है तो प्रथम उत्तेजित का मतलब है n का मान 2। तो n कितना रखना, 2। इसमें रखोगे तो En का मान जो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n का मान 2 का स्क्वायर और z का मान 2 का स्क्वायर, ये कट गया तो आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहां गलती नहीं करनी, प्रथम उत्तेजित, द्वितीय उत्तेजित, इन चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद मैं जो बात करूंगा, लास्ट स्टेज है स्पेक्ट्रम के लिए। स्पेक्ट्रल श्रेणियां जो होती हैं उनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे थोड़ी देर। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रल जो श्रेणी है सामान्यतः देखा गया है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है और ये ऊर्जा से जुड़ी हुई है। इसको हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि स्पेक्ट्रल श्रेणी, स्पेक्ट्रल कह लो या स्पेक्ट्रम श्रेणी भी इनको कह सकते हो, स्पेक्ट्रम श्रेणी। इसको बड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पिछले जो पेपर देखे उन पेपरों में देखोगे इस पे क्वेश्चन आया। स्पेक्ट्रम श्रेणी का मतलब क्या है, देखिए रदरफोर्ड की कमी यही थी कि उसने कहा कि सतत स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, लेकिन रेखिल स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ। रेखिल का मतलब है रेखाओं के रूप में प्राप्त होना। रेखाओं के रूप में ऐसे, ये मूल अवस्था है, n का मान 1 पहला कक्षक है, ये n दूसरा कक्षक है, ये n तीसरा कक्षक है, ये n का मान चौथा कक्षक है। ऐसे ही ऊपर की तरफ जाओगे तो कक्षक बढ़ते चले जाएंगे आपके। ये n का मान 6 है, और ऊपर जाओगे तो n का मान 7 आ जाएगा। ऐसे करते करते हुए अनंत आ जाएगा, n का मान अनंत है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे आपकी ऊर्जाओं का मान घटता चला जाएगा, ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि धनात्मक होता चला जाएगा। और n = अनंत पे ऊर्जा का मान है वो 0 हो जाता है।
और E इज इक्वल टू 1 पे ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे जैसे ऊपर जाए आपको सूत्र याद है, ऊर्जा का En बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n का स्क्वायर। जो सी भी कक्षक हो उसकी n की वैल्यू को रख दीजिए। श्रेणियां कैसे मिलेंगी? हमें इस बात का पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है तो वो कुछ न कुछ विकिरण छोड़ेगा और वो विकिरण ऊर्जा के रूप में छोड़ेगा। और जब ऊर्जा के रूप में विकिरण छोड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो विकिरणें किसी न किसी स्पेक्ट्रा के किसी भाग में गिरेंगी, और जिस भाग में गिरेंगी वैसे ही रंग की होंगी, वैसे ही तरंगदैर्ध्य की होंगी। तो स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य, जो निकली तरंगदैर्ध्य का सूत्र जो होता है, ये आपको सूत्र याद रखना है। 1/लैम्डा बराबर है आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहां समझना है ये है क्या क्या चीजें। ये लैम्डा है, ये तो तरंगदैर्ध्य है। आर यहाँ पे है रिडबर्ग नियतांक, याद रखना है रिडबर्ग नियतांक। ये साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट ने एक कांस्टेंट का नाम दिया जिसका नाम था रिडबर्ग, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 गुणा 10⁷ मीटर इनवर्स। माइनस में होती है ये, हम सॉरी प्लस में होती है ये वैल्यू 7। तो हम इस वैल्यू को बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। क्या कह देंगे इस वैल्यू का नाम? रिडबर्ग नियतांक। काफी अच्छा कांस्टेंट है ये भी, और इसकी वैल्यू आ जाती है पूछनी तो हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। अब हमें बात जो करनी है वो बात करनी है कि ये N1 और N2 हैं क्या चीजें। जब हम इन N1 और N2 की बात करते हैं तो हम वैल्यू इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे निकालने की कोशिश करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहां N1 और N2 क्या है? N1 है जिस कक्षा में आना है, जिस कक्षा, मैं साधारण भाषा में लिखता हूं, में इलेक्ट्रॉन को आना है। और N2 है जिस कक्षा से आना है, यानी इसका मतलब हो गया N2 बड़ी कक्षा है, N2 छोटी कक्षा है। यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आएंगे, जिस कक्षा से आए वो N2 और जिसमें आना है वो N1। तो इस आधार पे एक आप याद रख लेना 1/r जो होता है, देखो रिडबर्ग का मान तो हो गया 1.097 गुणा में 10⁷ मीटर इनवर्स, लेकिन हमें 1/r की वैल्यू रखनी है। ये कई न्यूमेरिकल में हमारे काम आ जाती है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को याद करना चाहेंगे। और 1/r की वैल्यू होती है वो 912 के आसपास होती है एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। न्यूमेरिकल में काम आ जाएगी, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब। अब हम स्पेक्ट्रल श्रेणी इस सूत्र के आधार पर देखेंगे। इस सूत्र के आधार पर स्पेक्ट्रल श्रेणी कौन कौन सी है मुख्य रूप से देखिए। ये हमारी पहली कक्षा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, यानी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आना है। और कौन सी कक्षा से आ रहा है? उच्च कक्षा दूसरी से, तीसरी कक्षा से आ जाए पहली में। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से आए लेकिन उसको आना कहां पे है? प्रथम कक्षा में आना है। कौन सी कक्षा में आना है? प्रथम कक्षा में। इस सबसे नीचे वाली मूल अवस्था में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, और ये जो श्रेणी मिलेगी इसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा लाइमन का? लाइमन श्रेणी का जो सूत्र है वो बनेगा 1/लैम्डा बराबर है आर ब्रैकेट में 1/ कौन सी कक्षा में आया? पहली में। n का मान कितना हो गया? 1 का वर्ग घटा यहां n का वर्ग हो जाएगा, और n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 अनंत तक कुछ भी हो सकता है। लाइमन श्रेणी का मतलब हो गया कि किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली में आना है, यानी यहां मान 1 आएगा और यहां कुछ भी हो सकता है। और अच्छी बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी ये श्रेणी है ये पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। किसमें आएगी? पराबैंगनी क्षेत्र में आती है ये। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कौन से क्षेत्र में आ जाएगी ये? पराबैंगनी क्षेत्र में आएगी ये। आ जाएगी बात समझ में इतनी? नेक्स्ट हमारी जो श्रेणी बनेगी वो दूसरी श्रेणी है हमारी
बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में हो, उसको आना दूसरी कक्षा में है, यानी यहां आना है उसको उच्च कक्षाओं से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए लेकिन उसको आना कहां पे है? दूसरे के अंदर आता है। ये जो श्रेणी बनेगी ये बामर बनेगी, बामर श्रेणी। यानी हमें पता लग गया कि इसके लिए जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आर ब्रैकेट में, यहां 2 का वर्ग बन जाएगा और यहाँ n का वर्ग है ही, और n का मान इसके लिए 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है बड़ा मान। ये आपका दृश्य क्षेत्र में आता है। किस में आएगा? दृश्य क्षेत्र में आएगा। तीसरी कक्षा में आ जाए इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां से चौथी कक्षा से तीसरी में आ जाए, पांचवी से तीसरी में आ जाए, और बड़ी कक्षाओं से तीसरी में आ जाए, और ऊपर से आ जाए तीसरी कक्षा में आ जाए, तो वो आपकी श्रेणी बनती है, उसका नाम है पाश्चन। कौन सी श्रेणी है? पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी के लिए जो सूत्र बनेगा वो सिंपल सा सूत्र है हमारा पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी के लिए जो सूत्र है वो बन जाएगा 1/λ r। कौन सी श्रेणी में आया? तीसरी में, 3 का वर्ग और n का वर्ग, और n का मान जो यहां बनेगा वो 4, 5, 6 से लेके अनंत तक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि चौथी श्रेणी में आ जाए, यानी चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन आए लेकिन ऊपर कहीं से भी आए, ये जो हमारी श्रेणी बनेगी ये ब्रैकेट बनेगी, इसका नाम है ब्रैकेट श्रेणी। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? ब्रैकेट के लिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ब्रैकेट श्रेणी के लिए जो सूत्र बनेगा, ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट श्रेणी के लिए ये बन जाएगा 1/λ बराबर है आर। आर रीडबर्ग नियतांक। कौन सी श्रेणी में आया है? चौथी में, तो यहाँ 4 का वर्ग और यहाँ n का वर्ग, और n का मान 4 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि बड़ी कक्षा से आएगा। 5, 6, 7, 8 इस तरीके से बड़ी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आएगा। और लास्ट हमारा जो फुंड श्रेणी बनेगी, कौन सी श्रेणी बनेगी? फुंड श्रेणी बनेगी। फुंड श्रेणी का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 5वीं कक्षा में आएगा लेकिन ऊपर कहीं से भी आए, यानी उच्च कक्षा से 5वीं श्रेणी में आए तो उस श्रेणी का नाम हो जाएगा फुंड श्रेणी। और इसके लिए जो सूत्र बनेगा फुंड श्रेणी के लिए 1/λ बराबर आर ब्रैकेट में 1/5 का वर्ग घटा n का वर्ग, और यहाँ जो n का मान है वो 6, 7, 8 से लेके अनंत तक हो सकता है। ये स्पेक्ट्रल सीरीज है और इस स्पेक्ट्रल सीरीज के आधार पे हम आसानी से किसी भी स्पेक्ट्रम को समझा सकते हैं। तो इतने तरह की हमारी श्रेणियां हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए भी बात करता हूं। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो खड़ा होता है कि किसी भी श्रेणी में जो तरंगदैर्ध्य निकल के आई है उस अधिकतम तरंगदैर्ध्य और न्यूनतम, दो बातें चलेंगी। देखो, एक तो होता है अधिकतम तरंगदैर्ध्य, क्या? अधिकतम तरंगदैर्ध्य, ठीक है, और एक होता है न्यूनतम, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य। इसका क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मान दो चीजें पूछी जाती हैं। मैं दोनों के लिए इतना बढ़िया फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि वास्तव में फॉर्मूला है। देखिए, ध्यान रखना है कि जब भी न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो n जो हमारा n1 है वो तो उस श्रेणी के हिसाब से आएगा, लेकिन n2 का मान अनंत होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। n² r होता है लैम्डा न्यूनतम के लिए, मिनिमम के लिए, ये बात ध्यान रखना। और अधिकतम के लिए होता है n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 2n+1 का स्क्वायर और अपॉन में r, अपॉन में r, ये r कर दो। ये होता है आपका लैम्डा अधिकतम। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि यहां n क्या रखें हम? ये सूत्र तो डायरेक्ट हो गए, ये अधिकतम तरंगदैर्ध्य का, न्यूनतम का। यहां n का मान क्या रखें? देखो, n का मान बता देता हूं। श्रेणी कितनी थी हमारी? पहली थी लाइमन, दूसरी थी बामर,
तीसरी थी हमारी पाश्चन, चौथी थी ब्रैकेट और पांचवी थी हमारी फुंड श्रेणी। लाइमन के लिए n का मान 1, बामर के लिए n का मान 2, पाश्चन के लिए n का मान 3, ब्रैकेट के लिए n का मान 4 और फुंड के लिए n का मान 5 रख दें। ये मान रखते ही आप इन फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात बताइए, लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम, इसका अनुपात पूछा जा सकता है। ये अधिकतम है, इसको भाग दो, देखो r से r भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहाँ n+1 का वर्ग बटे हुए 2n+1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी देखो लाइमन के लिए पूछ ले n का मान 1 रख दो, बामर के लिए पूछे n का मान 2 रख दो, पाश्चन के लिए पूछे 3 रख दो, ब्रैकेट के लिए पूछे 4 रख दो, फुंड के लिए रखे तो 5 पूछ रख दो। तो इस तरीके से हम अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो जाएगी ये बात? हम इस तरीके से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक लास्ट जो हमारी बात बच गई वो है आयनन विभव के और उत्तेजन विभव के ऊपर। उसके बाद परमाणु में आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। एक होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या चीज है? आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु से पूर्ण रूप से बाहर निकाल देना। यानी ये हमारा नाभिक है और ये हमारा कहीं भी इसके कक्षक हैं इतने सारे, और ये इसका सबसे बाह्य कक्षक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इसको ऊर्जा देंगे हम, बाहर से ऊर्जा देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगी। जो ऊर्जा दी उसका नाम है आयनन ऊर्जा, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाए। और आयनन ऊर्जा का जो मान होता है, आयनन ऊर्जा का मान होता है वो -En के बराबर होता है। हाइड्रोजन के लिए पूछे, H परमाणु के लिए, परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए पूछ ले तो आयनन ऊर्जा का मान है जो आयनन ऊर्जा वो माइनस के बजाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n² का मान 1 हो जाएगा। और nवीं कक्षा के लिए पूछ ले, nवीं कक्षा के लिए तो En का जो आयनन ऊर्जा है वो क्या बन जाएगी? En के बराबर हो जाएगी, प्लस में होती है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये ऊर्जा दी गई है। और आयनन विभव पूछ ले, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दो। एक चलेगा शब्द उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी चलेगी? उत्तेजन ऊर्जा। देखिए उत्तेजन ऊर्जा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना, बाहर नहीं निकालना। वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेज दे। मान लीजिए पहली कक्षा है N1, ये N2 है, ये N3 है। इस इलेक्ट्रॉन को N3 में भेजना हो तो किसके बराबर हो जाएगी? E3 - En1। तो इस ऊर्जा को हम इसके अंतर को क्या कह देंगे? हम उत्तेजन ऊर्जा कह देंगे। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भेजना हमारा क्या कहलाएगा? उत्तेजन ऊर्जा कहलाएगा। और पूर्ण रूप से बाहर निकाल देना वो क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा। तो ये हमारा परमाणु का चैप्टर का मैंने मुख्य बातें बताई हैं। और इसी जो टॉपिक के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, 15-20 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक को, पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक दूसरा इसके न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से वहां से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा लैब असिस्टेंट का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आप इसको आराम से सीख पाए होंगे। आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से और उनको आराम से सोल्व कर लेंगे। धन्यवाद।